नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आज हम बीएसपीसी प्रथम वर्ष इसका 9वां पेपर है कला शिक्षा का। ये आपका पेपर 30 अंकों का होगा। इसमें पास होने के लिए आपको 12 अंकों की आवश्यकता होगी और इस पेपर को करने के लिए आपको केवल 2 घंटे मिलेंगे। ध्यान रखना आप लोग। तो कला शिक्षा का पहला मॉडल पेपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्रोचे ने किसे कला का जनक माना है। ठीक है, कला का जनक क्रोचे के अनुसार क्या है भाई? अनुभूति को उन्होंने कला का जनक माना है। सेकंड क्वेश्चन है, पेस्टल माध्यम का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो सबसे पहले प्रयोग किया था पेस्टल माध्यम का लियोनार्डो दा विंची ने किया था। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, कल्पना क्या है भाई? बताइए, क्वेश्चन 3 क्या है? कल्पना क्या है? तो कल्पना शक्ति कला में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। यह वह शक्ति है जो संवेदना व बुद्धि के मध्य स्थित होती है और कल्पना के लिए संवेदना अति आवश्यक है। चौथा क्वेश्चन है, कलात्मक लीला से क्या अभिप्राय है? कलात्मक लीला किसे कहते हैं? बच्चों के स्वाभाविक चित्र कैसे होते हैं? यह तब देखने को मिलता है जबकि बच्चे चित्र अपने लिए बना रहे हों, किसी को दिखाने के लिए नहीं। अब उनके अंदर की चीज़ प्रकट होती है और उनके लिए कलात्मक लीला ही होती है। क्वेश्चन 5 है, चित्र संयोजन किसे कहते हैं? आंसर होगा, रूपाकारों को सुव्यवस्थित रूप से चित्रतल पर जमाना ही सुंदर चित्र निर्माण कहलाता है। इसे ही हम चित्र संयोजन कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है साथियों? मूर्ध्वज निहाल चंद। कौन है? मूर्ध्वज निहाल चंद। और इनको हम नागरी दास के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, नागरी दास भी इनको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला को संस्कृति का सेतु क्यों कहा जाता है? इसका आंसर होगा, हमारी पारंपरिक कलाएं भारत की बहुरंगी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए भारतीय कला को संस्कृति का सेतु कहा जाता है। भारतीय कला शिवम वैश्वंदरम की भावनाओं से साक्षात्कार करवाती है। कला के कई प्रतीक कल्याण या मंगल के सूचक हैं, जैसे स्वास्तिक, चंद्रमा, कमल आदि। आज भी हमारे घरों में ब्याह सगाई, तीज त्योहार के अवसरों पर इनका अंकन किया जाता है। हमारे यहाँ कई आधुनिक कलाकारों ने भी अपनी अभिव्यक्ति दी है। अथवा में आपका क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट है जो, ललित कला तथा उपयोगी कला में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिएगा। यह आपके यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाएंगे इसको। क्वेश्चन आता है हमारा 8वां, कला के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो कौन कौन से उद्देश्य हैं? पहला है, कला शिक्षा के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु उनके चरित्र, सामाजिक बोध, सौंदर्य बोध का विकास करना है। दूसरा है, कला शिक्षा से बच्चों के जीवन को प्रभावित करते हुए उनके आसपास के वातावरण, प्रकृति से जुड़ाव व सृजन की ओर उन्मुख करना है। तीसरा है, कला शिक्षा द्वारा बच्चों में सौंदर्यपरक संवेदनशीलता व मौलिक अभिव्यक्ति का विकास करना होता है। तो ये हमारे कला के उद्देश्य हुए। अथवा में प्रश्न है आपका, कला शिक्षण विधियों के चयन के समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, इनका आपको वर्णन करना है। तो ये आपका यूनिट नंबर 2 का प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है आपका 9वां, रेखाओं के 3 प्रकार बताते हुए उनके प्रभाव भी बताइए। तो रेखाएं मैं 3 बता रहा हूँ, 3 रेखाओं के नाम बता रहा हूँ। पहली है हमारी खड़ी रेखा। यह रेखा धरातल पर सीधी ऊपर की ओर खींची जाती है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा धरातल है तो इस पर यूं खींची जाएगी। और यह जो खड़ी रेखा है, ये शक्ति, स्थायित्व, दृढ़ता तथा निश्चय के भाव को दिखाती है। उसके बाद है क्षैतिज रेखा। यह धरातल पर इस तरीके से सीधी पड़ी रहती है और यह रेखा शांत, निश्चित तथा विश्राम आदि के भाव को दर्शाती है। और तीसरी रेखा है तिरछी, ये वाली, इस तरीके से। ये धरातल है हमारा, तो ये इस तरीके से एक क्षैतिज से कोण बनाती है। यह 80 डिग्री से कम तथा 100 डिग्री से अधिक होती है। 80 से कम होती है, 100 से अधिक। ये रेखा अस्थिरता, वेग आदि के भाव को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ण प्रभाव से क्या अभिप्राय है? विभिन्न वर्ण प्रभावों का उदाहरण सहित वर्णन करो। तो ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 3 में मिलेगा, जरूर पढ़ के जाएंगे। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, संगीत में कौन कौन सी विधाएं आती हैं, चर्चा कीजिए। तो संगीत में 3 विधाएं आती हैं। पहली है हमारी गायन, शास्त्रीय रूप, सुगम रूप तथा लोक संगीत के रूप में ये विकसित हो रही है, गायन शैली।
दूसरी है वादन, एकल वादन, वृंदावन, अनुगामी वादन, ये तीनों रूप हैं वादन शैली के। और तीसरा है नृत्य शैली, ठीक है, नृत्य विधा, शास्त्रीय नृत्य, सुगम नृत्य एवं लोक नृत्य नृत्य रूपों में ये विकास उन्मुखी है। अथवा में प्रश्न है आपका, कोमल तीव्र किसके स्वर हैं? कोमल स्वर और तीव्र स्वर ये किसके प्रकार हैं? ठीक है, ये स्वरों के प्रकार हैं। इनके भेद को समझाते हुए स्वरों को चिन्हित भी कीजिए। तो ये आपका यूनिट नंबर 4 में मिलेगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 11वां, गांधार शैली के विषयों का वर्णन कीजिए। इस शैली में भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतरों की कथाओं, जातक कथाओं का तथा ऐतिहासिक विषयों का अंकन मिलता है। इसमें माया देवी का स्वपन तथा गर्भधारण, बुद्ध का जन्म, यशोधरा से विवाह, महाविनिष्क्रमण, तपश्चर्या, राजसी दृश्य, धातु पूजा, त्रिरत्न पूजा, धर्मचक्र, परिप्रवर्तन आदि दृश्यों का अंकन किया गया है। गांधार शैली पूरी बुद्ध पर टिकी हुई है। अथवा में प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को एक विकसित सभ्यता क्यों कहा जाता है? समझाइए। ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 5 में मिलेगा, जरूर पढ़ के जाए। अगला प्रश्न है हमारा 12वां, राजस्थानी चित्रशैली की 4 विशेषताएं। तो पहली विशेषता है, राजस्थानी चित्रशैली जनप्रतिनिधित्व की बात करती है। राजस्थानी शैली केवल दरबार की कला नहीं है, बल्कि यहाँ पर कलाकार अधिक स्वतंत्र था। यही कारण था कि राजस्थानी कला में गृहस्थ जीवन तथा लोक विधाओं की सफल अभिव्यक्ति की गई। उसके बाद है इसकी विशेषता, भाव प्रवणता। राजस्थानी शैली एक रस प्रधान है। भावनाओं के मनोवैज्ञानिक चित्रांकन के साथ राधा कृष्ण की मूर्ति, माधुर्य भावना का विस्तृत व गहनतम चित्रण इस शैली की प्रमुख विशेषता है। और तीसरी है विषय विविधता। राधा कृष्ण की विभिन्न कलाओं, विभिन्न कथाओं, कृष्ण लीलाओं, सामाजिक उत्सवों, दरबारी चित्रण या जीवन, शिकार, राजा रानियों का चित्रांकन, लोक कथाओं का चित्रांकन इसमें हुआ है। और चौथी विशेषता है संयोजन। चित्र संयोजन में समग्रता के दर्शन होते हैं। चित्र में अंकित वस्तुएं विषय से संबंधित रहती हैं और उनका अनिवार्य महत्व होता है। संयोजन में केंद्र का विषय ध्यान रखा जाता है और संयोजन सजीव व संगत होता है। अथवा में आपका प्रश्न है इसमें, मध्यकाल संगीत का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस कथन पर अपने विचार लिखिएगा। मध्यकाल को स्वर्णकाल, संगीत का स्वर्णकाल क्यों कहते हैं? तो ये आपको यूनिट नंबर 5 में मिलेगा। अब हम आते हैं 13वें प्रश्न पर, मृण शिल्प बनाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? पहला देखेंगे, पहली सावधानी, सबसे पहले अभ्यर्थियों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहन करना। नकल करने से बचाने के लिए शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा है, मृणशिल्प बनाने की प्रक्रिया के मध्य समय समय पर शिक्षक शिल्प बनाते समय मार्गदर्शन करें तथा तकनीकी प्रदान करें। तीसरा है, मिट्टी को अधिक गीला नहीं करें और ना ही अधिक टाइट करें, सख्त करें। अधिक गीली हो जाने पर उसमें थोड़ी सी सूखी मिट्टी मिला लें और पुनः उसको गूंथ लें। मिट्टी बनाने के बाद उसे किसी गत्ते या लकड़ी के पट्टे पर रख कर के छाया में सुखाएं। पांचवा काम करेंगे, कभार कम उभार वाले शिल्प या म्यूरल किसी गत्ते या प्लाई हार्डबोर्ड पर बनाने से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी भी होती है। शिल्प सूखने के बाद अगर उसे हल्की सी दरार पड़ जाती है तो दरारों को गीली मिट्टी लगा करके उस पर पानी का हाथ घुमा करके सूखने के लिए रख दें। सातवां है, पूर्ण रूप से सूखने के बाद ही शिल्प को संभव हो सके तो चूल्हे या सिगड़ी में डालकर भी पका लें। अथवा में आपका प्रश्न है, कला सीखने के मूल तत्व कौन कौन से हैं? ये प्रश्न आप लोग जरूर पढ़ के जाएं, कला के मूल तत्व। ठीक है भाई, यूनिट नंबर 3 में मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका 14वां, लय तथा ताल से क्या संबंध है? लय के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम लय को देखेंगे। कला मूल स्वरूप लय है। कला का मूल स्वरूप क्या है? लय। कलाकार अपने अंतर में उद्भृत लय को अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ताल में एक मात्रा से दूसरी मात्रा के बीच के अंतराल को हम क्या कहते हैं? लय कहते हैं। जैसे धड़कन की सुइयाँ, घड़ी की सुइयाँ, हृदय की धड़कन, घड़ी की सुइयाँ भी निश्चित लय से गति करती हैं। लय 3 प्रकार की होती है। एक तो है हमारी पहली विलंबित लय।
जिस लय की गति और चाल बहुत धीमी होती है उसे विलंबित लय कहते हैं, जैसे घड़ी की घंटे की सुई। उसके बाद है मध्य लय, जिस लय की चाल विलंबित लय से तेज तथा द्रुत लय से कम होती है, यानी मध्यम चलती है, जैसे घड़ी की मिनट वाली सुई। ठीक है। और एक है सबसे सुपरफास्ट द्रुत लय, जिसकी चाल कैसी होती है, मध्य लय से दुगनी और विलंबित लय से चौगुनी होती है, द्रुत लय कहलाती है, सुपर फास्ट कहलाती है। ये बिल्कुल इसकी तुलना हम घड़ी की सेकंड की सुई से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें ताल। लय एक प्रवाह है जिसे नियमित रखने और सीमा प्रदान करने के लिए ताल आवश्यक है। वास्तव में लय की महत्वता ताल द्वारा ही प्रकट होती है। ताल लय का ही विकसित रूप है। तालें विभिन्न मात्राओं के समूह बनती है, जैसे 6 मात्रा की दादरा ताल, 8 मात्रा की कहरवा ताल, 10 मात्रा की झप ताल, 16 मात्रा की 3 ताल आदि, जिन्हें अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, जैसे धमार, दीपचंदी, रूपक, तीव्रा आदि। अथवा में प्रश्न है इसका कि नाटक की विभिन्न विधाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 4 में मिलेगा। अंतिम प्रश्न है आपका, कांगड़ा शैली के उद्भव तथा विकास पर टिप्पणी लिखिए। कांगड़ा शैली के बारे में देखिए। कांगड़ा शैली का उद्भव। कांगड़ा शैली से हमारा परिचय लगभग 1780 ईस्वी में होता है। कांगड़ा शैली राजा संसार चंद्र, जो 1775 से 1883 23 तक रहे, उसके समय पर चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। संसार चंद्र साहित्य प्रेमी, कला की प्रेरणा तथा संगीत के पारखी थे। इस समय कांगड़ा शैली के विकास के 3 कारण थे। पहला कारण था कि संसार चंद्र के रूप में एक कला पारखी कांगड़ा की गद्दी पर बैठा था। ये बहुत खतरनाक, बहुत अच्छा विद्वान था ये, तो इस वजह से विकास हुआ। इसी समय पर राजाश्रय की अपेक्षा उच्च कलाकार उनके दरबार में उपस्थित भी हुए। और तीसरा कारण था कि कांगड़ा का अनुकूल जो वातावरण था वो पर्वतीय क्षेत्र था, इस वजह से वो विकसित हुई थी। कांगड़ा शैली के 3 केंद्र थे। पहला था गुलेर, दूसरा था नूरपुर और तीसरा था तीरा सुजानपुर। ये 3 केंद्र थे कांगड़ा शैली के। कांगड़ा शैली को प्राश्रय देने वाले राजा कौन कौन हुए, जिन्होंने आश्रय दिया था कलाकारों को? हमीर चंद्र। कौन है? हमीर चंद्र, अभय चंद्र, घमंड चंद्र, संसार चंद्र आदि। ये सभी कटोच वंश के राजा थे। कांगड़ा शैली के चित्रकारों की बात करें हम, कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकारों में आता है मानकू, खुशाला, किशनलाल, बशिया, बरखू आदि के नाम उल्लेखनीय है। इसी प्रकार शिवराम चित्रकार का परिवार भी गुलेर होता हुआ कांगड़ा पहुंच गया। गुलेर में रहता फिर कांगड़ा आया। कांगड़ा में नैनसुख तथा उनके परिवार के चित्रकारों का भी विशेष योगदान रहा है। अथवा में प्रश्न है, आधुनिक चित्रकला के विकास में अमृता शेरगिल के योगदान का विवेचन कीजिएगा। यूनिट नंबर 5 में प्रश्न मिलेगा। अमृता शेरगिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप जरूर पढ़ के जाएं।